Hello everyone. Welcome back in our class GPV 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5। और उसकी एक्सरसाइज नंबर जो 5 है उसमें हम बात करने वाले हैं इमस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इन ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो आज हम बात करेंगे कि इमस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे ग्राउंडनट और कॉटन में। तो ये कॉटन का फील्ड है, तो कॉटन में ये कॉटन का फील्ड हमने दिखा दिया है आपको। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द कॉटन। सबसे पहले आप जाने कि कॉटन है क्या। कॉटन इज ए फाइबर। कॉटन क्या है? फाइबर एंड प्रोटीन यील्डिंग क्रॉप ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। मतलब ये फाइबर और ऑयल और प्रोटीन के लिए यील्ड, इसके यील्ड होती है किसके लिए? फाइबर के लिए। सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है फाइबर के लिए कॉटन का। फिर इट इज़ कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ मोर देन 80 कंट्रीज़। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लगभग 80 कंट्रीज़ में ऑल द वर्ल्ड इसका कल्टीवेशन होता है कॉटन का। और इसकी जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, ब्राज़ील, ग्रीस, अर्जेंटीना एंड इजिप्ट। तो ये मेजर कंट्री है जहाँ ये कॉटन ग्रो किया जाता है। और दीज कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट अबाउट 85% टू द ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। जो पूरे वर्ल्ड में कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसका 85%, 85% इनका कंट्रीब्यूशन रहता है पूरे वर्ल्ड में, जो ये कंट्रीज है मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज। एंड इंडिया स्टैंड फर्स्ट इन एरिया। और इंडिया का जो स्थान है वो फर्स्ट है एरिया में और सेकंड इन प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन में सेकंड है। एंड लास्ट इन प्रोडक्टिविटी अमाउंग दीज कंट्रीज। और ये प्रोडक्टिविटी में इंडिया का लास्ट नंबर है। प्रोडक्शन क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो लास्ट उसमें इसका नंबर है प्रोडक्टिविटी में। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि हाइब्रिडाइजेशन का, क्रॉसिंग इमस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो हम बात करते हैं क्रॉसिंग टेक्निक की कॉटन में, कि कैसे हाउ टू क्रॉसिंग और हाउ टू इमस्कुलेशन इन द कॉटन। तो उसके लिए मेथड है डॉक मेथड और थंबनेल मेथड, और स्ट्रा ट्यूब, कॉपर स्ट्रा मेथड, पिंचिंग ऑफ द टॉप ऑफ करोला या सूरत मेथड इसको बोलते हैं। तो ये है डॉक मेथड और थंबनेल मेथड। इसको हम हाथ के द्वारा ही अपना कर सकते हैं। जैसे वर्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ वर्ड, फिर रिमूवल ऑफ करोला एंड एंथर सेथ। करोला और एंथर सेथ को एक साथ हम रिमूव कर देते हैं अपने थंबनेल द्वारा, मतलब इसके सहायता से। फिर इमस्कुलेटेड फ्लावर बड, उसके बाद फ्लावर बड को इमस्कुलेट मतलब इमस्कुलेट कर देते हैं। इमस्कुलेशन तो हम आपको बता ही चुके हैं पहले ही कि कैसे करते हैं, कि रिमूवल ऑफ एंथर मतलब मेल पार्ट को हम जब रिमूव कर देते हैं फ्लावर से। फिर कवरिंग विथ रेड वैग, और कवर कर देते हैं रेड वैग द्वारा इसको। तो ये बात हो गई थी हमारी क्रॉसिंग की, किसके द्वारा? थंबनेल मेथड द्वारा। तो हम फिर उसके बाद बैगिंग। बैगिंग क्यों करते हैं? जैसे हर क्रॉप्स में बैगिंग करते थे, वो किसके लिए करते थे? अवॉइड द कंटामिनेशन। इमीडिएटली आफ्टर इमस्कुलेशन द फ्लावर इज इनक्लोज्ड विद सुटेबल बैग टू ऑफ अप्रोप्रिएट साइड टू प्रिवेंट रैंडम क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम क्रॉसिंग मतलब इमस्कुलेशन कराने के बाद इमीडिएटली तुरंत क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं रेड पेपर बैग द्वारा, कि इससे कि रैंडम क्रॉस मतलब जो अनदर वैरायटी का पॉलन है या दूसरे प्लांट का है कोई भी, वो इस पर ना आए। उसको हम प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको बैगिंग करा देते हैं। फिर आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे करते हैं? जो हमने मेल लाइन ले रखी है, मेल लाइन से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मेल फ्लावर है, इस पर क्या है? ये एंथर है, ये एंथर। और उनको इस पर क्या करें? डस्टिंग करा रहे हैं इस पर, जो इसकी स्टिग्मा है फीमेल फ्लावर की, जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है उस पर हम मेल लाइन से, जो हमारी मेल लाइन है
उससे हम अपना मेल फ्लावर जो फ्लावर होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, मैच्योर फ्लावर को, जिसमें डस्टिंग लगभग डस्टिंग होने मतलब जिसमें डस्टिंग हो रही होती है, मतलब एंथर ब्रस्ट हो चुके होते हैं, और उसको हम लेकर और जो हमारी फीमेल लाइन होती है, फीमेल लाइन के फ्लावर पर हम एंथर को डस्टिंग करा देते हैं, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है और सीड सेटिंग होती है। तो द पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम द डिजायर्ड मेल पेरेंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द इमस्कुलेटेड फ्लावर, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं इस पे मेल फ्लावर पे। एंड दिस इज नॉर्मली डन इन मॉर्निंग आवर्स ड्यूरिंग एंथेसिस। जब एंथेसिस होती है इसको हम नॉर्मली कब करते हैं, मॉर्निंग टाइम में। एंड द फ्लावर आर वैग्ड इमीडिएटली आफ्टर आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, और आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करने के बाद फ्लावर को हम इमीडिएटली क्या करते हैं, वैगिंग करा देते हैं टू अवॉइड द कंटामिनेशन। फिर टैगिंग करते हैं। टैगिंग क्या है, जनरली टैगिंग में सभी जितनी भी क्रॉप है उनमें जनरली एक ही चीज़ रहती है। टैगिंग में क्या करते हैं, डेटा ऑफ इमस्कुलेशन, पॉलिनेशन, और ये परसेंटेज, या फिर ये लिख देते हैं कि नंबर 4 पे आ जाएगा आपका, फिर साइन सिग्नेचर हो जाएंगे ब्रीडर के, या नेम कह लो, नेम ऑफ ब्रीडर लिख दो, तो वो आ जाता है टैगिंग पे। वो टैगिंग हम करा देते हैं जो हमारी इमस्कुलेटेड वर्ड होती है उस प्लांट पे। यहाँ पे जैसे देखो ये टैग एक आपको लगा कर दिखाया गया है यहाँ पे, तो इस पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इससे पता रहता है कि, और हाँ और एक बात, और इसमें लाइन का नाम रहता है कि इसमें किसका किसके साथ क्रॉस कराया गया, किसका किसके साथ क्रॉस किया, P1 का क्रॉस विथ P2। तो ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन, और इससे आइडेंटिफाई भी हो जाता है कौन सी बर्ड क्रॉस्ड है। फिर देखो ये फीमेल फ्लावर बर्ड है, और फिर इसको इमस्कुलेटेड फ्लावर बर्ड ये दिखाई गई है। ऐसे ये पहले सबसे पहले क्या किया, चूज़ किया फीमेल फ्लावर बर्ड को, फिर उसमें इमस्कुलेट कर दिया थंबनेल मेथड द्वारा निकाल दिया। ये केवल क्या बची है, इसका फीमेल पार्ट ही बचा है, ये केवल ये फीमेल पार्ट बचा हुआ है। फिर उसको कवर कर दिया हमने इमस्कुलेशन के बाद। इमस्कुलेटेड फ्लावर बड कवर्ड विद रेड पेपर बैग, ये रेड पेपर बैग द्वारा हमने कवर कर दिया इसको। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि डस्टिंग, हमने क्या किया, मेल फ्लावर हम लाए और मेल फ्लावर के जो पॉलन थे उनको हमने डस्टिंग करा दिया किसपे, इमस्कुलेटेड फ्लावर बड पे। उसके बाद स्टिग्मा आफ्टर डस्टिंग, ये दिखाएगी कि इसमें कैसी स्टिग्मा हो जाती है डस्टिंग के बाद। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, रेड पेपर बैग द्वारा उसको भी कवरिंग करा देते हैं। जो हमारा ये फ्लावर बर्ड होती है ये, इसको कवर करा देते हैं, और उस पर फिर ये जो इस पर धागे द्वारा हम क्या करते हैं, टैगिंग कर देते हैं उस पर सभी ये इन्फॉर्मेशन जैसे बताई थी अभी, P1 और P2, डेट ऑफ इमस्कुलेशन, डेट ऑफ पॉलिनेशन और नेम ऑफ ब्रीडर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है उस पर। और फिर आता है फ्लोरल बायोलॉजी एंड क्रॉसिंग टेक्निक इन ग्राउंड नट क्रॉप्स। फिर ग्राउंड नट में जैसे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या है इसमें, फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड रेनी सीजन इज़ द बेस्ट सीजन। तो इसके लिए हम रेनी सीजन का चूज़ करते हैं जब हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है ग्राउंड नट में, तो वो सबसे बेस्ट सीजन होती है। हाइब्रिडाइजेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड अर्ली फेज ऑफ द फ्लावरिंग, और हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब नहीं करते हैं, रोकते हैं उसको कब, अर्ली जब फ्लावरिंग होती है, बिकॉज ऑफ हायर सक्सेस रेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर पॉट्स। और हम ऐसा क्यों करते हैं कि हायर सक्सेस हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो और प्रोडक्शन हो हमारा पॉट्स का। एंड एट द ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग, जब ऑफ द फ्लावरिंग फॉर 1 to 2 days all the flowers on the female parents should be removed to help stimulate profuse flowering। फिर आता है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन कहते करते हाउ टू इमस्कुलेट द डन इन ग्राउंड नट, कैसे हम इमस्कुलेशन करेंगे ग्राउंड नट में। इमस्कुलेशन मतलब रिमूवल वही होता है, इज कैरिड आउट बिटवीन 13 मतलब ये 1:30 बजे से 4:30 बजे तक 1:30 to 4:30
PM के बीच में हम इसमें करवाते हैं, वो सबसे वेस्ट टाइम होता है इसका। रिमूवल एंथर फ्रॉम वर्ड्स फ्लावर बिफोर देयर डिएंसेंस द अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए हम इससे फीमेल फ्लावर से मेल पार्ट को निकाल देते हैं, क्योंकि इसका भी फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, उसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। वाई दिस टाइम ऑफ डे द हाइफेंथियम इज सफिशिएंटली इलोंगेटेड एंड द वर्ड इज इलोंगेट। तो हाइफेंथियम क्या होता है, ये कैलिक्स ट्यूब होती है जो फीमेल पार्ट होता है किसका, ग्राउंडनट का, ग्राउंडनट फ्लावर, हैंडल्ड इजली ड्यूरिंग इमस्कुलेशन। और इसको हम क्या करते हैं ऐसे, वाई दिस टाइम द डे, इस टाइम पे क्या होता है, द हाइपेंथियम इज सफिशिएंटली इलोंगेट, ये इसकी जो लंबाई होती है वो सफिशिएंट हो जाती है कि जिससे कि हम ईजिली इसमें इमस्कुलेशन कर सकें। एंड द एंथर आर नॉट बी डिसेस्ड, और एंथर क्या है वो डिसेस्ड ना हो पाए, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन उसमें ना हो पाए, जैसे कि इस फ्लावर में दिखाया गया आपको। विद द हेल्प ऑफ सीजर, वो फॉरसेप द्वारा हम इसमें क्या कर रहे हैं, इमस्कुलेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। फिर आता है कन्वेंशनल टेक्निक। कन्वेंशनल टेक्निक द्वारा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड फॉरसेप, फाइन पॉइंट। जो फॉरसेप हमारी यूज होगी वो फाइन टिप होगी, मतलब आगे से बहुत ही फाइन होगी, एकदम नुकीली। फिर पैट्री डिसीज एंड एल्कोहल फॉर इन राइजिंग फॉरसेप बिटवीन पॉलिनेशन, और इसमें पैट्री डिश भी हम यूज़ करते हैं और एल्कोहल किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टरलाइज करने के लिए। एक फ्लावर में हमने वर्क कर लिया, फिर दूसरे फ्लावर में जब करेंगे या दूसरी वैरायटी में जब करेंगे, जब हम उसको स्टरलाइज कर लेंगे जिससे कि कंटामिनेशन ना हो। तो ये फ्लावर बड है, इसको सिलेक्ट करते हैं फ्लावर बड को। उसके बाद फाइन टिप द्वारा हम इसके क्या करते हैं, जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स हो गए, उसके बाद पेटल्स होते हैं उनको फिर हम उनको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं, जैसे ये ओपन कर लिया और कील को एक साइड में कर देते हैं, फिर इसके एंथर जो है रिमूव कर देते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप। फॉरसेप की सहायता से एंथर को हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद द इंटरनोड जस्ट अबव द इमस्कुलेटेड वर्ड इज देन मार्क्ड विद ए डेट कोडेड कलर्ड नाइलॉन थ्रेड। और नाइलॉन थ्रेड मतलब नाइलॉन के धागे से हम क्या करते हैं, इसको कोटेड कर देते हैं, इससे हमें पता रहे कि ये जो है वर्ड जो है इमस्कुलेटेड थी। एंड इट मे टेक अबाउट 40 to 60 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पॉड मैच्योरेशन। और इसमें कितना समय लगता है, जब हम क्रॉसिंग करा देते हैं उसमें 40 से 60 दिन लगते हैं पॉड को मैच्योर होने में, मतलब पकने में 40 से 60 दिन लगते हैं। देयर फॉर इमस्कुलेशन शुड बी स्टॉप्ड at least 60 days before the normal harvest time to permit full development and maturity of hybrid spot from the last pollinated flower। और इसमें क्या होता है, जो इमस्कुलेशन होता है शुड बी स्टॉप एट लीस्ट 60 डेज, 60 दिन के बाद बिफोर द नॉर्मल हार्वेस्ट टाइम। जब नॉर्मल हार्वेस्ट टाइम होता है उसके पहले हम क्या करते हैं, इमस्कुलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। फिर ये रिंग कट मेथड है। रिंग कट मेथड द्वारा कैसे हम इसमें इमस्कुलेशन या पॉलिनेशन करते हैं। इन दिस मेथड ए वर्ड अबाउट 14 to 16 mm लॉन्ग, 14 से 16 mm लॉन्ग जब हो जाती है, हैविंग ए हाइफेंथियम मतलब कैलिक्स ट्यूब अबाउट 10 mm लॉन्ग, जब कैलिक्स ट्यूब की लंबाई हो जाती है 10 mm के लॉन्ग हो जाती है, इज सिलेक्ट एंड मार्क्ड बाय कलर्ड थ्रेड टाई अराउंड द हाइफेंथियम। और इसमें हम क्या करते हैं, टाई मतलब बांध देते हैं कलर्ड धागे को, वो किसका, नाइलॉन धागा जो होता है उसको बांध देते हैं, किससे, जो हमारी हाइफेंथियम होती है या कैलिक्स ट्यूब होती है उस पर बांध देते, इससे आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड द सुपरफिशियल सर्कुलर इंसिजन इज मेड विद a razor blade inward and about 2/3 down from the top or 2 mm above the base, and with forceps the cone-like inside top consisting of parts of the calyx standard is pulled out। और forceps की सहायता से हम क्या करते हैं, जो जैसे पिछले स्लाइड में हमने दिखाया था कि कील्स और पेटल्स को, और जो ओपन मतलब थोड़ा सा उठा हुआ जो भाग होता है उससे हम क्या करेंगे, उसको ओपन कर लेते हैं फ्लावर को, और उससे ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं,
एंथर को रिमूव कर देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उनको जब जो हमारे पेटल्स होते हैं, सेपल्स हो गए, फिर पेटल्स हो गए और कील्स हो गई, अगर हमने उनको रिमूव नहीं किया है तो उनको हम क्या करेंगे, उन्हीं को क्लोज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रिवेंट होता है क्रॉस पॉलिनेशन को, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको फिर दोबारा क्लोज कर सकते हैं। एंड दिस एक्सपोज द कील रैप्ड इन द विंग पेटल। विंग पेटल्स और जो कीप होती है उनको खोल देते हैं। फिर द विंग पेटल्स आर देन टर्न बैकवर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉरसेप टू एक्सपोज द कील, और इनको फिर से बंद कर सकते हैं। फिर इन जेंटाइल इंसिजन